रेखा जी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो अब अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां पर अब सिवाय उनके पति के और कोई भी सहारा मौजूद नहीं था। जल्द ही वो अपनी नौकरी से रिटायर हुई और अपनी इस गवर्नमेंट की नौकरी से मिलने वाले लाखों रुपए लेकर अपनी आगे की ज़िंदगी अपने घर में गुजारने लगी। रेखा जी बड़ी सादा और नर्म स्वभाव की मालिक थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ उनके पति भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। आज तक दोनों में किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई थी। एक दूसरे को बड़े ही इज्जत से पुकारा करते। औलाद न होने की कमी उन्हें अब अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर महसूस हुई थी। एक दिन रेखा जी अपने पति से कहने लगी कि क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें। पहले तो नौकरी में बिजी रहे तो पता न चला, वहाँ पर पढ़ाने वाले बच्चों को अपना बच्चा ही समझकर उन पर ध्यान देती, मेहनत करती। मगर अब घर में अकेली रहती हूँ तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। बार बार पास्ट को याद करती हूँ तो एक टीस सी उठती है कि काश मैं वो गलती ना करती तो आज मेरी भी कोई औलाद होती। यूँ इस उम्र में बच्चे के लिए तरस रही हूँ, बल्कि अब तक तो भगवान हमें पोती पोतियाँ की खुशी भी दिखा चुके होते। हमारी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही होती। रेखा जी ने जब अपने पति राजेंद्र सिंह से ये बात कह रही थी, वह गहरी सांस लेकर रह गए। मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखने लगे। देखने के बाद कहने लगे, तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ सोचा है वैसा ही होता। आज से कई साल पहले जब रेखा जी और राजेंद्र जी की शादी हुई, 1 साल हुआ था तो रेखा जी प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ महीने बाद उन्हें ये खबर मिली कि वो एक बेटे को जन्म देने वाली है। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, मगर इसके बावजूद भी वो कॉलेज पढ़ाने के लिए निकल गई। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। राजेंद्र जी ने उन्हें उस दिन छुट्टी करने को कहा था, मगर उन्होंने कॉलेज जाने को ही अहमियत दी और यूं उनके साथ ये हादसा हो गया। उनकी जान तो बच गई थी, मगर उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती थी। खैर, राजेंद्र जी ने गहरी सांस लेते हुए रेखा जी से कहा कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है ये हमारा भगवान बेहतर जान सकता है। अगर सच में हमारे लिए हमारी औलाद बेहतर होती तो भगवान हमें औलाद जरूर देता। क्या खबर कि वही औलाद बड़ी होकर हमें इतनी ही दुख और तकलीफ देती, तभी भगवान ने हमें औलाद ही ना दी। यह बात सुनकर रेखा जी चुप हो चुकी थी। जिंदगी के कुछ सालों ही वो राजेंद्र जी के साथ गुजार पाई थी। जब एक दिन राजेंद्र जी के दिमाग पर लकवे का अटैक आया, रेखा जी अकेली थी। आधी रात को पति की बिगड़ती हालत देखकर वो परेशान हो गई। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि रात के इस वक्त वो किसको आवाज़ दें, किसको बुलाएं, कौन आकर उनकी मदद करेगा। यही वक्त था जब उन्हें अपनी औलाद की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। उन्होंने कपकपाते हुए हाथों से एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस जब तक आई और राजेंद्र जी को अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेंद्र जी मर चुके थे। ये खबर किसी पहाड़ की तरह रेखा जी पर गिरी थी। वो दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। वो सेल्फ सफिशिएंट औरत थी। अगर यूं इस उम्र में उनका पति का इस तरह छोड़ जाना उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे रहा था। कुछ दिनों तक तो पड़ोसी और दूर दराज के रिश्तेदार उनके यहाँ आकर उन्हें सब्र का कहते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ये भी कहा कि रेखा जी आप हमारे साथ हमारे घर में रह लें, मगर रेखा जी ने मना कर दिया। उनके पास अपना घर था, अपनी पेंशन थी, बैंक बैलेंस था, पति की जायदाद थी। ये सब कुछ उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने जाने से मना कर दिया। कहने लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लूंगी। धीरे धीरे एक बार फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो चुके थे, जबकि रेखा जी अपने घर में अकेली रह गई थी। सारा सारा दिन घर में बैठ बैठ कर घर उनको काटने को दौड़ता। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि भले दौलत की कमी नहीं, मगर घर बैठकर वो खुद को डिप्रेशन का शिकार नहीं बना सकती। अगले ही दिन रेखा जी ने सोचा कि वो घर के पास ही मौजूद एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगी, ताकि कम से कम बच्चों को देखकर उनका दिल ही बहला रहेगा।
अगले दिन उन्होंने ये सोचा, मगर जब उन्होंने रेखा जी की योग्यता देखी तो कहने लगे कि आप हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं बल्कि हमारे दूसरी ब्रांच में पढ़ाएं। आपके पास जितनी विद्या है हमारे बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। रेखा जी को भी आपत्ति ना थी। वो स्कूल यहाँ से कुछ दूरी पर था, लेकिन उनके पास अपनी गाड़ी थी, वह खुद ड्राइव कर सकती थी। इसलिए रोजाना का 50 मिनट को सफ़र तय करके वह स्कूल में जाने आने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ रहते हुए उनका दिल भी बहलने लगा। मगर जब एक दिन जुलाई की तपती दोपहर में वो बच्चों को पढ़ाकर वापस घर की तरफ आ रही थी कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने एक झटके से गाड़ी को रोका। जब गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर की हवा बिल्कुल ही निकल चुकी थी। आसपास नज़र दौड़ाई तो ये एक वीरान सा इलाका था। आसपास रेतीली ज़मीन थी, दूर दूर चट्टान थी और मिट्टी के टीले बने हुए थे। इस जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी में तो कोई सायदार पेड़ भी नहीं था। पेड़ के पत्ते तक झुलस कर पीले हो पड़ चुके थे। यहाँ पर वो किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी। रेखा जी तो परेशान होकर रह गई। आसपास नज़र दौड़ाई तो अनगिनत गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। रेखा जी ने उनसे मदद लेने का सोचा। अपनी गाड़ी वो एक तरफ सड़क के किनारे खड़ी कर चुकी थी। फिर हाथ के इशारों से लोगों को रोकने लगी, मगर हर कोई बड़ी स्पीड से उनका अनदेखा करते हुए वहाँ से गुजर जाता। कोई भी रेखा जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपने अपने कामों में और अपनी अपनी मंजिल पर पहुँचने में बिजी थे। ये देखकर रेखा जी काफ़ी परेशान हो गई थी। कभी गाड़ी में आकर बैठती, कभी फिर गाड़ी से बाहर निकल आती, क्योंकि ये तपती हुई धूप तो उनके दिमाग पर असर कर रही थी। ऊपर से उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। आखिर वो इतनी तेज़ धूप और गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। काफ़ी नाजुक मिजाज थी। यहाँ पर उन्हें खड़े हुए 2 घंटे बीत चुके थे, मगर कोई भी उनके लिए नहीं रुका। धूप थी कि जान लेने को थी। जब आखिरी बार फिर कोशिश करते हुए हाँफती हुई रेखा जी गाड़ी से उतरी और हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने लगी, तभी वहाँ पर दूर से एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। टैक्सी काफ़ी पुरानी थी। बोनेट पर जंग लगा हुआ था और टूटा हुआ फ्रंट शीशा देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि ये टैक्सी काफ़ी पुरानी है। पहले तो वो टैक्सी बड़ी ही तेज़ी से वहाँ से गुजर कर जा रही थी, मगर जब रेखा को वहाँ पर खड़ा देखा तो वो अपनी टैक्सी वापस रिवर्स आई और रेखा जी के पास खड़ी हो गई। उस टैक्सी में एक नौजवान बैठा था जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। उसने जब रेखा जी को खड़े देखा तो फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। रेखा जी के सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चेहरा था कि धूप की वजह से तमतमा रहा था। धूप की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। उस लड़के ने रेखा जी को देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? कोई मसला है? रेखा जी ने भगवान का धन्यवाद किया और उस लड़के से कहने लगी कि बेटा, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं गाड़ी का टायर चेंज कर सकूं। सच पूछे तो आज से पहले मैंने यह काम कभी भी नहीं किया है और ना ही आज से पहले मेरे साथ ऐसा कोई मसला हुआ, वरना मैं इस गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, आप चिंता मत करें मैडम, मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। पानी भी वहाँ पर रख पड़ा है, चिंता मत कीजिएगा, वो जूठा नहीं है। आप पानी पिए, साए में बैठे, मैं तब तक आपकी गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। रेखा जी ने उस लड़के की बात सुनी तो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में ठंडे पानी की बोतल मौजूद थी। जरूर ये लड़का अपने घर से ही लाया था। ठंडा पानी पीकर तो जैसे एक पल को रेखा जी को सुकून सा मिला था। पानी पीकर जिस्म में जैसे जान सी आ गई थी। उन्होंने एक नज़र सामने लड़के पर डाली तो इतनी तेज धूप में सड़क के किनारे उनकी गाड़ी का टायर लगा रहा था। वहाँ पर और भी तो लोग थे, मगर सिर्फ यही था जो उनके लिए रुका था और उनकी मुसीबत को समझ पाया था। कुछ सोचते हुए रेखा जी ने अपने पर्स में देखा तो उस वक्त उनके पास 20,000 मौजूद थे। रेखा जी ने कुछ सोचा और फिर कहने लगी कि क्यों ना इनमें से 10,000 बतौर इनाम पर इस लड़के को दे दूं। देखने में तो वो काफ़ी गरीबी मालूम होता है। उसके कपड़ों और हुलिया से साफ दिखाई दे रहा था कि वो एक गरीब घराने से संबंध रखता है। क्यों ना ये मदद कर दी जाए और इनका इनाम के तौर पर उसे दे दिया जाए।
रेखा जी सोचने लगी। उन्होंने 10,000 अलग करके रख लिए और फिर जैसे ही वो लड़का गाड़ी का टायर चेंज किया और आया तो रेखा जी उसकी गाड़ी से उतरी। लड़का कहने लगा कि मैडम, आपकी गाड़ी की टायर चेंज हो गया है, आप बेफिक्र होकर अपनी मंजिल पर जाएं। ये सुनकर रेखा जी ने उसका बहुत धन्यवाद किया और फिर अपने पास मौजूद 10,000 रुपये उसकी तरफ बढ़ाए। वो पैसे देखकर एक पल को वो लड़का हैरान हुआ था। कहने लगा कि ये पैसे किस लिए? रेखा जी कहने लगे कि यहाँ पर इतने लोग गुजरे मगर एक तुम थे जिसने मेरी इतनी मदद की, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वो ही काफ़ी है, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। दरअसल मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वो भी बगैर किसी लालच और मकसद के। और आप वो पहली नहीं है जिसकी मैंने यूँ मदद की है। यकीन मानिए उन्होंने भी ऐसा ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए थे, मगर मैं किसी से भी अपने इस पुण्य का बदला नहीं लेता, बल्कि मैं इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। रेखा जी तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। इतने अच्छे आचरण वाला इंसान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं देखा था। वो गहरी सांस लेकर रह गई कि ज़रूर इस लड़के की परवरिश करने वाली बड़ी माँ है, नेक और बड़े दिल वाली होगी। रेखा जी के दिल ही दिल में उसे दुआएं देने लगी और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली आई। वो घर में आकर आराम करने के लिए कमरे में लेट चुकी थी, मगर बार बार उस लड़के के इस शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, जो उनसे कह रहा था कि मैं बगैर लालच के लोगों को मदद करता हूँ और इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। ये सुनकर रेखा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। उनका दिल भी चाहा कि वो भी ऐसे ही पुण्य करे। अरे इस लड़के ने तो उनसे वो पैसे भी नहीं लिए, यहाँ तक कि रेखा जी उसे ज़बरदस्ती देना चाहती थी, मगर उसने लेने से मना कर दिया था और वहाँ से चला गया। ये सोचकर रेखा जी मुस्कुराई थी। अगले दिन जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी तो बच्चों को पढ़ाते हुए अचानक स्टाफ रूम से शोर की आवाज़ आने लगी। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल किसी बात पर झगड़ा कर रही थी। रेखा जी के पढ़ाने में डिस्टर्ब हुआ तो वो कुछ सोचते हुए क्लासरूम से बाहर निकली। जब उन्होंने स्टाफ रूम की तरफ देखा तो वो वाइस प्रिंसिपल गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को डांट रही थी। कुछ सोचते हुए रेखा जी चलते चलते उनके पास आ गई और कहने लगी कि मैडम क्या बात है, क्या हो रहा है? स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बहुत गुस्से में कहने लगी कि देखिए ना मिस रेखा, ये लड़की पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ रही है और इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझा चुकी हूँ कि हमें किसी भी तरह की वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में पहले ही वर्कर्स बहुत मौजूद हैं, मगर ये बार बार जिद कर रही हैं कि मुझे ज़रूरत है काम की, मुझे काम चाहिए। अब भला इसको मैं किस जबान से समझाऊं कि हमें और वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फ्री में काम करना चाहती है तो करती रहे, मगर हमसे कोई उम्मीद ना रखे। वाइस प्रिंसिपल की ये बात सुनकर रेखा जी ने जब सामने खड़ी लड़की को देखा, चेहरे पर तो जैसे शर्मिंदगी और आंसू देखकर रेखा जी का दिल पसीज गया था। उस लड़की की उम्र 18 से 20 साल के बीच होगी। सांवले से रंग की लड़की थी, मगर नैन नक्शे तो बहुत ही सुंदर थे। बड़े से दुपट्टे से उसने खुद को ढक रखा था, कपड़े भी ठीक ही पहन रखे थे। तभी रेखा जी की नज़र उसके पेट की तरफ दिखाई दी, जो बढ़ा हुआ था। दुपट्टा आगे की तरफ बावजूद महसूस हो रहा था कि जैसे वो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट तो जरूर है। रेखा जी उसको गौर से देख रही थी। तभी वाइस प्रिंसिपल उनसे कहने लगी, अब देखिए ये लड़की प्रेग्नेंट भी है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या बनेगा? बेवजह हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। मगर ये लड़की समझने को तैयार ही नहीं है और वाइस प्रिंसिपल उसकी बेइज्जती करती इससे पहले कि उस लड़की ने हाथ जोड़ दिए। माफ़ी मांगते हुए बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। वो लड़की अपनी आंखों में आए आंसू पोंछती हुई वहाँ से जाने लगी। मगर रेखा जी के दिल में कुछ हुआ था। उन्हें एकदम ही वो लड़का याद आने लगा जो बगैर किसी मतलब के उनकी मदद करने के लिए रुका था। रेखा जी ने उसी पल अपने बैग से एक कार्ड निकालकर उसे दे दिया और कहने लगी कि इसमें मेरा घर का एड्रेस है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मगर तुम आज शाम मुझे घर आ जाना। वो लड़की रेखा जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। रेखा जी भी अंदर ही अंदर इत्मीनान में आ गई थी।
उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब अपने घर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। 5 बज चुके थे। 6 बजे का वक्त था जो उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी दरवाज़ा खटखटा रही थी। रेखा जी से कहने लगी कि कोई लड़की आई है आपसे मिलने के लिए। रेखा जी पहले तो सोच में पड़ गई, मगर फिर जब उन्हें याद आया तो फौरन उन्होंने उस लड़की को लॉन्ज में लाने को कहा। वो लड़की लॉन्ज में आकर बैठ चुकी थी। अभी भी उसने दुपट्टे अपने ऊपर लपेट रखा था। रेखा जी उसके सामने जाकर बैठी तो उसकी हालत देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा। उसके लिए फलों का जूस मंगवाया, जिसे पीकर उस लड़की का कुछ ताकत मिली। उसका चेहरा खिल उठा था। फिर रेखा जी उससे कहने लगी, लेकिन कितने महीने की प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा पति क्या करता है जो इस हालत में भी तुम्हें धक्के खाने के लिए छोड़ा हुआ है? ये सुनकर वो लड़की फौरन तड़पी उठी। फौरन कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा पति तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ मसले परेशानियाँ हैं, इसलिए मेरा ऑपरेशन होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा पति तो मुझसे बड़ी भी मोहब्बत करता है, मगर हम दोनों की मेहनत मजदूरी करते हुए आ रहे पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से हमें कर्ज में डूब चुके हैं। अब पति जो भी कमाता है उससे वो उधार उतारते हैं, जो कि और 2-3 महीने का रह गया है, और बाकी मैं जहाँ नौकरी करती थी उन पैसों से अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही थी, मगर मेरी मालकिन ने बगैर किसी वजह से मुझे काम से निकाल दिया है और अब कोई मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं है। यह सुनकर रेखा जी ने गहरी नज़र उस लड़की पर डाली। फिर कहने लगी कि कितना उधार है तुम लोगों पर? वो लड़की बताने लगी कि जी 50,000 रह गया है। ये सुनकर रेखा जी ने एक गहरी सांस ली। फिर कहने लगी, तुम खाना बना लेती हो? यह सुनकर उस लड़की ने फौरन हाथ में सर हिलाया। कहने लगी कि जी मैं खाना बड़ी ही अच्छा बनाती हूँ, मेरा पति मेरे खाने की बहुत तारीफ करता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं हर काम बड़ा ही साफ सुथरा करती हूँ। ये सुनकर रेखा जी मुस्कुराई और कहने लगी कि ठीक है, आज के बाद मेरे घर में रात को खाना और पौधों को पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराई थी। उस दिन उसने रेखा जी से वेज बिरयानी बनवाई, जो कि इस कदर स्वादिष्ट थी कि रेखा जी ने पेट भर खाया था। बाकी जो खाना बचा उन्होंने जाते हुए उस लड़की को पकड़ा दिया, जिसका नाम चांदनी था। कहने लगी, ये खाना आपने साथ ले जाओ, खुद भी खाना और पति को भी देना। ये देखकर चांदनी की आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी कि आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं, भगवान आपको इसका फल देगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और रेखा जी दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस कर रही थी। अगले ही दिन रेखा जी ने अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर से बात की, जिसका अपना गायनकोलॉजिस्ट का क्लिनिक था। बड़े अच्छे केसेस हैंडल करती थी। उन्होंने चांदनी के बारे में उन्हें बताया और कहा कि इस केस के सारे पैसे मैं पे करूंगी। अगले दिन जब चांदनी आई तो रेखा जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ से ही अपनी डिलीवरी करवाना। उस क्लिनिक का नाम सुनकर वो कहने लगी कि नहीं नहीं मालकिन जी, ये तो बड़ी महंगी डॉक्टर है, लाखों रुपए ले लेगी, मैं कहाँ से इतने पैसे भर पाऊंगी। मगर रेखा जी मुस्कुराई और कहने लगी कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। यह सुनकर तो चांदनी की आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी कि आखिर आप मेरे साथ इतनी भलाई क्यों कर रही हैं? मेरा तो आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, काम करते हुए भी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो रेखा जी मुस्कुराई और उन्हें एकदम ही उस लड़के की बात याद आई थी। कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मैं भी एक दिन ऐसी ही बेबस और लाचार थी जब एक इंसान ने मेरी मदद की थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी इस बात को आगे बढ़ाऊँ और ऐसे ही लोगों की मदद करूँ। यह देखकर चांदनी रेखा जी को दुआएं देने लगी। उसे तो इस घर में काम भी बड़ा ही आसान करने को मिला था और तनख्वाह तो 10,000 मिल रही थी। जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो रेखा जी ने उसे अपनी दोस्त का ही पता दिया था। उसके क्लिनिक में ही चांदनी ने एक बेटे को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त था। जब रेखा जी ने बच्चे के जन्म की खबर सुनी तो वो मुस्कुरा उठी। उन्होंने सोचा कि वो खुद जाकर चांदनी के बच्चों को देखेगी। जब वो चांदनी से मिलने के लिए अस्पताल गई तो एक पल को उनके कदम रुके थे, क्योंकि वहाँ पर वही पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी जिससे निकलने वाले नौजवान ने उनकी मदद की थी। जब वो अंदर पहुंची तो वो टैक्सी वाला लड़का उस बच्चे को उठाए सीने से लगाए प्यार कर रहा था और सामने चांदनी लेटी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। ये दृश्य देखकर तो जैसे खून की लहर
रेखा जी की नसों में तेज हो चुकी थी। ये तो वही लड़का था जिसने उनकी मदद की थी, और यूं अनजाने में ही सही उन्होंने उसकी मदद का बदला कुछ ऐसे उतारा था। रेखा जी को देखकर चांदनी फौरन उठी। लखन, ये वही औरत है जिनकी भलाई और अच्छाई की वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मेरे इलाज का सारा खर्च खुद उठाया है और मुझे नौकरी दी है। लखन ने जब सामने रेखा जी को देखा तो उसकी आंखें एक पल को फटी की फटी रह गई थी। वो तो हड़बड़ा सा गया था। उसकी भलाई का बदला उसे यूं मिलेगा, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो उस रेखा जी का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद तो जैसे रेखा जी का यही काम सा बन गया। वो अपने पास आए हर मजबूर और बेबस इंसान की मदद करने लगी और अपने आगे की ज़िंदगी ऐसे ही लोगों की भलाई करते हुए गुजारने लगी। अंत में बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि अपने आसपास लोगों को देखें कि कहीं उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। अगर ऊपर वाले ने आपको इतना दे रखा है तो लोगों की मदद ज़रूर करिए। भले पैसे से नहीं, हाथ पैर से भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।